आंटी मुझे साफ साफ बता दें, शबनम का अमन से क्या ताल्लुक है? जहां तक मुझे याद है, शबनम की मुलाकात अमन से काले जंगलों में हुई थी और वहीं अमन शबनम से जिंदगी में पहली बार मिला था। मैं और अमन बचपन से साथ रह रहे हैं और अमान की उससे क्या दुश्मनी, कब, क्यों और कैसे उसकी दुश्मनी हुई मुझे पता नहीं है। इरम के सवालों पर सकीना आंटी खामोश रही और इरम फिर बोल पड़ी। हाँ आंटी, अमान भाई का बचपन से गहरा ताल्लुक है। फिर कोई जिनजादी कैसे अमान भाई की इस हद तक दुश्मन बन गई कि वो अब अमान की बलि चढ़ाना चाहती है? प्लीज आंटी हमें आप सच बताइए, प्लीज आंटी बताइए ना, आप खामोश क्यों हैं? सकीना आंटी के खामोश रहने पर इरम और अरसम दोनों एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। तभी अरसम ने राबिया यानी उसकी माँ को मुखातिब किया और कहने लगी, अम्मी आप ही बता दें ये सब आखिर चल क्या रहा है? आप तो मेरे हिसाब से सब कुछ जानती ही होंगी अम्मी। तभी राबिया यानी कि उसकी माँ संजीदगी से बोली, बेटा मैं तो सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारे बाप ने मना किया है तुम्हें कुछ भी बताने को, और ना ही अमन इस बारे में कुछ जानता है, बस तुम्हारे अब्बू जान ही जानते हैं। राबिया की बात अभी अधूरी ही थी कि तभी रियाज अहमद हॉल में इंटर होते हुए सोफे पर टेका लगाकर बैठे और इरम से कहा, सबके लिए चाय बनाकर लाओ, आज मैं तुम दोनों को तमाम बातें बता देता हूँ। उसके बाद इरम किचन गई और जल्दी से सबके लिए चाय बनाकर हॉल में वापस आ गई। चाय की एक चुस्की लेते हुए रियाज अहमद गहरी सांस लेकर अपनी बात शुरू करते हैं और वो बोले, अरसम बेटा, इरम बेटा, बात जरा गौर से सुनो और तुम्हें घबराने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे पास अल्लाह ताला के पाक कलाम की ताकत है और हम अशरफुल मखलूकात में से हैं। तो सुनो बेटी, फरहान और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, जैसे तुम और अमान। आज से 20 साल पहले की बात है, हम शिकार पर गए थे काले जंगलात की तरफ। हमें शुरू से ही शिकार का बहुत ज्यादा शौक था। हम हिरन का शिकार करने के लिए जंगल गए थे और हमें फिर हिरन दिखा। उसके बाद फरहान हिरन के पीछे पीछे जंगल में कहीं आगे निकल गया। हिरन का शिकार करने के लिए जैसे ही उसने फायर किया तो कोई साधु हवन पूजा का सामान तैयार कर रहा था और वो फायर हिरन को लगने की बजाय उस साधु को, उस हवन करने वाले को लग गया और वो साधु उसी वक्त मरने की हालत में आ गया। उसकी पत्नी वहीं पर मौजूद थी। उसकी पत्नी ने जब अपने पति को आखिरी लम्हों में देखा, मरते हुए देखा, तो वो अपने पति से कहने लगी, स्वामी ये आपको किसने गोली मार दी? ये आपके साथ क्या हो गया? आज की रात आपके जाप की आखिरी रात थी और ये अचानक से क्या हो गया? स्वामी मैं उसे जान से मार दूंगी जिसने हमें इस हाल में पहुंचा दिया है। मैं और फरहान उस औरत के करीब पहुंच गए। फरहान उस औरत के करीब पहुंचकर बोला, आई एम सो सॉरी, ये महज इस हादसे के तहत हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा हरगिज नहीं किया है, चलिए मैं इन्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तभी फरहान मेरा दोस्त मेरी तरफ देखते हुए बोला, रियाज भाई इन्हें उठाकर कमरे में ले चलो, मेरे से गलती से फायर इन्हें लग गया है। मैं आगे बढ़कर फरहान के साथ उस साधु को उठाने लगा। तभी वो औरत बोली, रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे स्वामी को उठाने की, तुम दोनों ने मेरे स्वामी के साथ ठीक नहीं किया है। वो औरत आगे बढ़कर कुछ कहती उससे पहले उसके पति ने, उस साधु ने हालत मौत में कहा, रुक जाओ नीलम, मेरे पास आओ। नीलम जैसे ही उसके पास गई तो उसने अपने खून भरे हाथ का अंगूठा नीलम के माथे पर रखा और उसके बाद वो कुछ पढ़ने लगा। जब उसका मंत्र खत्म हुआ तो वो अचानक से बोला, आज की रात आखिरी रात थी, मेरे जाप से मुझे आज काली शक्तियां मिलने वाली थी, मगर इस आदमी ने मुझे जान से मार डाला। नीलम मैंने अपनी तमाम तर शक्तियां आज से तुम्हें दी और आज की रात इस आदमी की पत्नी एक लड़के को जन्म देने वाली है, वो गर्भवती है और आज पूर्णमासी की रात भी है। तुम उस लड़के के जवान होते ही उसकी बलि चढ़ा देना, तो मेरी आत्मा उसके बेटे के शरीर में आ जाएगी और फिर मैं 20 साल का जवां मर्द हो जाऊंगा। नीलम तुम मुझे वचन दो, जैसा मैंने कहा है तुम ठीक वैसा ही करोगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं फिर से इस दुनिया में जीवित हो जाऊंगा, मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा उस लड़के के रूप में। उस साधु का हाथ पकड़ते हुए नीलम ने उसे वचन दिया और कहने लगी, स्वामी मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी आत्मा को उस लड़के का जवान शरीर जरूर दे दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें वो शरीर जरूर दिलवाकर ही रहूंगी।
और फिर हमारा मिलन होगा और जरूर होगा। आज तुम्हें मैं वचन देती हूँ। उस आदमी के, उस साधु के मरते ही हवन की आग अपने आप ही बुझ गई। उस जंगल के सारे दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। मैं और फरहान ये मंजर देखकर बड़े हैरान हुए। अब हवाएं भी जोरों शोरों से चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई खतरनाक आंधी इस जंगल में आ गई हो। मैंने फौरन फरहान का हाथ पकड़ लिया। हम दोनों अपने कार की तरफ दौड़कर बढ़ने लगे और फिर हवाओं के जोर से हमारे कदम अपने आप पीछे होने लगे। हम जितना भी कदम आगे बढ़ाते, हवाओं के चलते कदम हमारे अपने आप पीछे होने लगते। तभी मैंने फरहान से कहा, फरहान बाआवाज़े बुलंद आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखो। फिर मैं और फरहान दोनों बाआवाज़े बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो हवाएं तो रुक गई, लेकिन हमने जैसे ही पीछे मुड़कर नीलम और उसके पति को देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो दोनों के दोनों पता नहीं कहां पर गायब हो गए थे वहां से। हमने वहां से सीधा घर आने में ही अपनी आफियत जानी। हमने यही समझा कि घर जाना ही यहाँ से बेहतर रहेगा। फिर रात ठीक 12 बजे फरहान के वहां लड़का हुआ। हम दोनों हैरान थे कि फरहान के वहां लड़का ही हुआ है। फरहान परेशान हाल में हॉस्पिटल में ही मुझसे बोला, यार रियाज, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कहीं मेरे बेटे को मेरे अनजान गुनाह की सजा ना मिल जाए। कहीं जवानी में जो साधु ने उस नीलम को वचन लिया है, वो वचन कहीं मेरे बेटे के लिए नुकसानदायक ना हो जाए और वो कहीं मेरे बेटे की सच में बलि ना चढ़ा दे। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। खुदा की कसम, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था रियाज। तू तो वहीं मौजूद था और तुझे पता ही है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे बेटे के साथ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तभी मैंने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ फरहान, तेरी हर बात समझता हूँ, तू फिक्र मत कर। तूने वो कुछ जानबूझकर नहीं किया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ। हम सही हैं तो फिर हमें कैसा डर। हमने जब कुछ गलत किया ही नहीं है। जाने अनजाने में जो कुछ गलती हुई हमने उसके लिए उसका पछतावा भी है। ऊपर वाला तो सब जानता ही है ना, वो हम पर रहम फरमाएगा और फिर सब बेहतर हो जाएगा। तू इतनी टेंशन मत ले। तभी फरहान कहने लगा, तुमने उसकी बात नहीं सुनी शायद रियाज। क्या उस साधु ने हालत मर्ग में अपनी सारी शक्तियां अपनी बीवी नीलम को नहीं दी थी और उससे वचन नहीं लिया था कि वो जब जवान हो जाए, यानी कि मेरा बेटा जब जवान हो जाए तो उसे बलि चढ़ाकर ये मंत्र पूरा कर देना, ये शक्तियां बढ़ा लेना ताकि मैं उस 20 साल के जवान मर्द के जिस्म में आ जाऊं। देख रियाज, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो सिर्फ अपने बेटे की, जो अभी इस दुनिया में आया है और आते ही मौत की तलवार उसके सर पर लटक रही है। वो भी मेरे गुनाहों की सजा उसे क्यों मिले। अगर उसे मारनी है तो मुझे मार दे। तभी मैंने उसे समझाया, फरहान तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। हम मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। मैं भी फरहान को तसल्लियां दे रहा था, मगर मैं फिक्रमंद भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो कुछ हमारे सामने जंगल में हुआ था उसके बाद नीलम और उस साधु की बातों को अनदेखा करना बेवकूफ़ी थी। चंद महीने भी अभी उसे गुजरे थे कि फरहान मुस्तकिल परेशान लेने लगा था। सकीना भाभी पर यह परेशानी आस्तगार हो गई, साथ ही अरसम तुम्हारी अम्मी पर भी यह परेशानी लाहक हो चुकी थी, क्योंकि मैंने और फरहान ने उन दोनों से वादा लिया था कि किसी भी हाल में हम लोग ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे। नीलम ने गुस्से और जलाल में उस हादसे के पूरे 1 साल बाद फरहान को मार डाला और हम चाहकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसने हमारी आंखों के सामने फरहान को उसी के घर में मौत के घाट उतार दिया और फरहान ने हम तीनों के सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मैंने जब पुलिस को बुलाया तो नीलम ने कुछ इस तरह के मंत्र पढ़े कि तलवार वहां से ऑटोमेटिक गायब हो गई। फरहान के जिस्म से निकलने वाला खून भी गायब हो गया और उसके बाद जब पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई, यानी कि हार्ट अटैक। हम तीनों बेहद हैरान थे क्योंकि हमारी आंखों ने तो वो मंजर साफ देखा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।